जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 कक्षा 12 विषय सामान्य हिंदी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वायरल पेपर लेकर के आ चुका हूं। यदि आप सभी की भी प्री बोर्ड परीक्षाएं हो रही हैं या फिर होने वाली हैं तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोग इस पेपर को अंतिम तक जरूर देखें और एक एक क्वेश्चन का उत्तर अच्छे से तैयार कर लें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के इस पूरे पेपर का एक एक क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे समय देखिए 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। पूर्णांक यहाँ पे 100 का निर्धारित है। पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड का तथा खंड खा में विभक्त है। चलिए खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे का नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अज्ञेय की रचना कौन सी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो शेखर एक जीवनी है। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना इसमें से कौन सी है, तो हिंदी साहित्य की भूमिका। अगला है अजात शत्रु की विधा क्या है, तो अजात शत्रु जो है ये एक नाटक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा है, तो कविता क्या है। ठीक है, ये उनके द्वारा लिखा गया है, रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। अगला है बहादुर कहानी के लेखक कौन है, तो भैया अमरकांत जी हैं, आप लोग पढ़े होंगे बहादुर कहानी। अगला है कबीर दास प्रमुख कवि हैं किस युग के, तो ये निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। ठीक है, अगला है कि बिहारी लाल ने मुख्य रूप से किस छंद में रचना किया है, तो भैया दोहा छंद में रचना किया है। अगला क्वेश्चन है कि आंसू किसकी रचना है। ठीक है, तो आंसू जो है दोस्तों ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो हम लोग यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी में जयशंकर प्रसाद है, तो यही हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि छायावाद जो है वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है, यह किसने कहा है, तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला है दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, तो 1951 में हुआ, ये हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन बोला गया है इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसे ही गद्यांश आपके एग्जाम में आएगा जिसके नीचे 5 प्रश्न रहेंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का। इस तरीके से पूरा गद्यांश आपका 10 नंबर का रहेगा। ऐसे ही पद्यांश भी 10 नंबर का आएगा। ठीक है, तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक स्वरूप सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो राष्ट्र के स्वरूप से। तो हम लोग यहाँ पर संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, अब रेखांकित अंश की व्याख्या में हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या करना है, तो लिखेंगे कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि धरती के भौतिक स्वरूप यानी वो वास्तव में दिखती कैसी है, उसकी सुंदरता और उसको कैसे समृद्ध बनाया जा सकता है, इन सब चीज़ों के प्रति जागरूक होना, सचेत होना हम लोगों का आवश्यक कर्तव्य है। भाई भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, यानी धरती के बारे में हम जितना ज़्यादा जानेंगे दोस्तों, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी, अर्थात उतना ही हमारा राष्ट्र के प्रति प्रेम जो है वो मजबूत होगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यानी इस गद्यांश का उद्देश्य हमें लिखना है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों कि इस गद्यांश का उद्देश्य है कि हमें धरती माता के प्रति जागरूक करना। ठीक है ना, ताकि हम उनकी जो है उनके बारे में अच्छे तरीके से अध्ययन करें, उनके बारे में जागरूक हों, उनके भौतिक स्वरूप सौंदर्य और समृद्धि के प्रति हम लोग सचेत हों। ठीक है ना, इसीलिए ये गद्यांश का ये मुख्य उद्देश्य यही है। ठीक है, इतना आप लोग लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने हमारे कर्तव्य के प्रति क्या विचार व्यक्त किए हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि धरती के भौतिक स्वरूप सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा ये आवश्यक कर्तव्य है। ठीक है, उनके भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना भी हमारा आवश्यक धर्म है। ठीक है, राष्ट्रीयता की भावना कब निर्मूल मानी जाती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वह निर्मूल होती है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। यहाँ पर चौथे नंबर क्वेश्चन में आप सभी को यहाँ पर एक पद्यांश दिया जाएगा एग्जाम में भी। ठीक है, और या इसके नीचे भी 5 प्रश्न रहेंगे, टोटल 10 नंबर का पद्यांश रहेगा। ठीक है, यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना, किस चैप्टर का है ये, पवन दूती का चैप्टर का है। ठीक है ना, तो हम लोग संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ठीक है,
अब राधा पवन दूतिका से किसकी धूल लाने को कहती है? तो राधा पवन दूतिका से कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के पैरों के नीचे की वो धूल लेकर के आएगी, है ना। इतना हम लोग लिखेंगे। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, यानी हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या करना है। तो राधा पवन से कहती है कि हे पवन, तू छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। तुम जाओ वहां पर और भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को तुम छू करके स्पर्श करके प्रेम पूर्वक मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुमको ही अपने हृदय में लगा करके पूरी जिंदगी में जी जाऊंगी, ठीक है। इतना लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि भैया प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखा जाए तो रूपक अलंकार का थोड़ा थोड़ा दृश्य मिलता है। कमल पग में यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा, और यहाँ पे कहीं कहीं पे थोड़े थोड़े धीरे धीरे में जैसे हो गया तो पुनरुक्ति प्रकाश हो गया, ठीक है। और तो हम लोग लिख देंगे रूपक अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास लिख देंगे, ठीक है। 3 अलंकार यहाँ पे लिख देंगे। राधा पवन दूतिका से क्या क्या प्रार्थना करती हैं? तो राधा पवन दूतिका से प्रार्थना करती हैं कि पहला कि तुम जाओ मेरी सारी समस्या को श्री कृष्ण से बता दो, ठीक है। उसके बाद तुम उनके पैरों की धूल लेकर के आना, ठीक है। और अगर तुम थोड़ी सी भी धूल लेकर के हमें तुम दे दोगी, अगर नहीं दोगी तो मैं अपने मन को कैसे संतुष्ट कर पाऊंगी, ठीक है ना। अगर ये भी तुमसे ना हो पाए, तुम धूल ना ले आ पाओ, तो तुमसे मेरी बस एक ही विनती है कि तुम उनके पैरों को ही छू करके चली आना, ठीक है। इतना हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे 5वें में क्या है दोस्तों? 3 लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिखना है। 5 अंक यहाँ पे मिलेंगे, देख सकते हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई और एपीजे अब्दुल कलाम। ऐसे ही इन 3 कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिखना है। महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर भी 5 अंक हमको मिलेगा। 6वां क्वेश्चन है कि बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, या फिर पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए। आपको 5 अंक यहाँ से भी मिल जाएंगे। 7वां क्वेश्चन कहता है कि स्वपठित खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा स्वपठित खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। 5 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। अब देखिए, अगर आपको नहीं पता कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है, तो आप जो है अपने टीचर से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे, और उसी खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण आपको तैयार करना है, ठीक है। खंड खा यहाँ से स्टार्ट होता है। यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। 8वें के का में आपको एक गद्यांश दिया जाएगा जो कि संस्कृत दिग्दर्शिका से होगा, और इसका आपको हिंदी अनुवाद करना पड़ेगा संदर्भ सहित। तब आपको 7 अंक यहाँ पे मिलेंगे, 2 अंक संदर्भ के, 5 अंक हिंदी अनुवाद के, ठीक है। तो धन्य एवं भारत देशा, यानी यह भारत देश धन्य है जहाँ पर समुलसती मतलब प्रवाहित होती है, जनमानस पावनी मतलब लोगों के मस्तिष्क को पवित्र करने वाली, भव्य भाव उद्भावनी मतलब सुंदर भावों को जन्म देने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी मतलब शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती मतलब संस्कृत भाषा, समुलसती मतलब प्रवाहित होती है। ये भारत देश धन्य है, ठीक है। विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में इस संस्कृत साहित्य जो है सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यमेव भाषा मतलब यह भाषा संस्कृत के नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, 4 वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक इत्यादि इसी भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। अब डीपली एक एक शब्द की मीनिंग सहित आपको पढ़ना है, तो वो भी मैं पढ़ा रखा हूँ, आप सर्च कर सकते हैं, संस्कृत भाषा या महत्वम, कक्षा 12, ठीक है। मैं एक एक पूरा एक एक शब्द बताया हूँ, जो लोग शुरू से हमारे चैनल से जुड़े हैं वो जानते होंगे। खा में आपको एक पद्यांश दिया जाएगा, इसका भी आपको हिंदी अनुवाद करना पड़ेगा, 7 अंक यहाँ से भी आपको मिलेंगे, ठीक है। उदेति सविता ताम्रः त्राम्रः एव अस्तमेति चा संपत्तौ चा विपत्तौ चा महतामेक रूपता, ठीक है। यानी कि जिस प्रकार सूर्य उदित होते समय ताम्र यानी लाल रंग का होता है, और इसी तरीके से अस्त होते समय भी लाल रंग का होता है, ठीक उसी प्रकार संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, जो महान व्यक्ति होते हैं वो एक समान होते हैं, ठीक है ना। यानी संपत्तौ चा विपत्तौ महतामेक रूपता, यानी सुख हो या दुख हो, दोनों ही अवस्थाओं में वो एक जैसे रहते हैं। अब यहाँ पर हमें 3 मुहावरे दिए जाएंगे, किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। 3 में से किसी एक का 2 अंक यहाँ पर हमको मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना, अपना मतलब निकालना जिसको बोलते हैं। आंख भर आना मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, ठीक है। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिन बाद दिखाई देना, ठीक है। 10वें क्वेश्चन में आपको एक अनसीन पैसेज यानी अपठित गद्यांश दिया जाएगा, इसको पढ़ना है। ये 5 नंबर का रहेगा और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। एग्जाम में आप इसको जरूर पढ़ेंगे, यहाँ पर हम इसको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि आज का युग किस रूप में वर्णित किया गया है, तो अब उत्तर इसी में से ढूंढ के लिखना है, अपने से नहीं लिखना है।
तो यहाँ पे लिखा है कि आज का युग प्रतिस्पर्धा और तनाव का युग बन चुका है। मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति में इतना व्यस्त हो गया है कि वो अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की उपेक्षा करने लगा है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा क्यों करने लगा है। तो अभी आपने देखा, वही बात दोबारा लिखना है कि वो इतना व्यस्त हो गया है सुख सुविधाओं की प्राप्ति में कि वो अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की उपेक्षा करने लगा है। ठीक है, यही वजह है मेन। अगला है कि स्वस्थ जीवन के लिए लेखक ने क्या सुझाव दिया है। तो यहाँ पे लिखा है कि स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है कि मनुष्य संतुलित दिनचर्या अपनाए और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे। यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है जी। 11वें में आपको यहाँ पर देखिए शब्द युग्म दिए गए हैं। इन शब्द युग्म का सही अर्थ आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए, इस अभिराम का अर्थ होता है लगातार यानी बिना रुके। ठीक है, और इस अभिराम का मतलब होता है सुंदर। क्या होता है? सुंदर। सुंदर को अभिराम बोलते हैं। और इस अवलंब का अर्थ होता है सहारा, है ना। और इस अविलंब का मतलब होता है बिना देर किए। अविलंब मतलब बिना देर किए। आप लोग इसको लिख लेंगे, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए, खा में आपको 3 शब्द दिए जाएंगे। इनमें से किसी एक शब्द के 2 अर्थ आपको लिखने हैं। ठीक है, किसी एक के याद रहें। तो हम मधु का पहला अर्थ आपको बताते हैं, शहद होता है। और मधु का दूसरा अर्थ वाइन यानी शराब होती है। ठीक है, अंश का पहला अर्थ होता है भाग या हिस्सा। ठीक है, और दूसरा अर्थ होता है कंधा। कंधा को भी हम लोग अंश बोलते हैं। ऐसे ही पद का पहला अर्थ होता है शब्द। ठीक है, और दूसरा अर्थ होता है पैर। ठीक है, चरण भी आप लिख सकते हैं। ओहदा भी होता है पद माने। ठीक है, तो बहुत सारे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इनमें से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। जैसे जिसका कभी अंत ना हो तो उसको बोलते हैं अनंत। क्या लिखेंगे? अनंत। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला क्या है? जिज्ञासु। तो हम लोग लिखेंगे जिज्ञासु। अब यहाँ पर 3 वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को हमें शुद्ध करके लिखना है। 2 अंक यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, तो इसको शुद्ध करके लिखेंगे मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ठीक है, उसे हानि लाभ की चिंता नहीं है, तो इसकी बड़ी नी को छोटी नी कर देंगे। उसे हानि लाभ की चिंता नहीं है। ठीक है, बीच में डैश लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद नगर का वातावरण शांतमय था, तो इसको लिखेंगे नगर का वातावरण शांत था। क्या लिखेंगे? शांत था। 12वें के का में वीर रस अथवा श्रृंगार रस का उदाहरण सहित परिभाषा लिखना है। 2 अंक मिलेंगे। खा में रूपक अथवा यमक अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखना है। 2 अंक मिलेंगे। गा में दोहा अथवा चौपाई छंद की उदाहरण सहित परिभाषा देना है। 2 अंक मिलेंगे। 13वां क्वेश्चन कहता है कि विद्यालय में खेल कूद की सामग्री मंगाने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, अथवा अपने गांव तथा मोहल्ले की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। 6 नंबर मिलेंगे। 14वें में आपको 5 टॉपिक दिए जाएंगे, जिसमें से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना होगा। 9 अंक मिलेंगे। तो इसके लिए मैं बेस्ट चीज़ आपको बताता हूँ, आप हमारे चैनल पर जाइए, निबंध माला नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट वीडियो देख लीजिए, जिनमें लाख्स में व्यूज हैं। उन वीडियो को आप देख लेंगे तो कोई ना कोई निबंध आपका जरूर फंस जाएगा। जीवन में अनुशासन का महत्व, मानव जीवन में सफलता के लिए कर्म का महत्व, वर्तमान परिवेश में नारी शिक्षा की स्थिति, साहित्य और समाज का संबंध, जीवन में पर्यावरण का महत्व। तो इस तरीके से पूरा पेपर खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।